ये जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को पहली अपडेट में जानेंगे। प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कल से मोबाइल वैन के जरिए 25 रुपए किलो प्याज बेचेगी सरकार। तो वहीं G20 के निमंत्रण पत्र पर इंडिया शब्द की जगह लिखा गया भारत। कांग्रेस पार्टी का आरोप, कहा सरकार ने बदल दिया देश का नाम। तो वहीं इंडिया शब्द की जगह भारत का हो इस्तेमाल। बीजेपी सांसद ने की संविधान में बदलाव की मांग। तो वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले इंडिया गठबंधन की वजह से बदला जा रहा देश का नाम। तो वहीं अब यूपीआई से डिजिटल रुपए का लेन देना। एसबीआई ने शुरू की बड़ी सुविधा। तो वहीं ग्राहकों को मिलेगी बड़ी राहत। त्योहारी सीजन में नहीं बढ़ेंगी खाद्य तेल की कीमतें। तो वहीं फिर से किसान आंदोलन की तैयारी। 8 सूत्रीय मांगों पर महापंचायत। 3 राज्यों के किसान होंगे एकजुट। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला होगा तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्याज की बढ़ती कीमतों से जनता को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कल से मोबाइल वैन के जरिए सरकार मात्र 25 रुपए किलो प्याज बेचेगी। प्याज की बढ़ती कीमतों से लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में मोबाइल वैन के जरिए कम कीमत पर प्याज बेचने की तैयारी में है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे 6 सितंबर को एनसीसीएफ के मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। इन वैनों के जरिए मात्र 25 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचा जाएगा। और बड़ी खबर, G20 के निमंत्रण पत्र पर इंडिया शब्द की जगह लिखा गया भारत। कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप, कहा सरकार ने बदल दिया देश का नाम। दरअसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि G20 समिट के दौरान भारत आने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपति भवन में दिए जाने वाले राजकीय भोज के दौरान निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्होंने ऐसा किए जाने पर अपनी आपत्ति जताते हुए एक ट्वीट किया, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। जयराम रमेश ने कहा कि अब संविधान का अनुच्छेद 1 ये कह सकता है कि भारत जो पहले इंडिया था राज्यों का एक संघ है, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। और बड़ी खबर, इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का हो इस्तेमाल। बीजेपी सांसद ने की संविधान में बदलाव की मांग, कहा हर कोने से हो रही मांग। दरअसल देश में एक बार फिर भारतीय संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए और इसकी मांग देश के हर कोने से हो रही है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि पूरा देश ये मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा दी गई एक गाली है, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे संविधान में बदलाव हो और इसमें भारत शब्द जोड़ा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं ये अभियान नहीं चला रहा, बल्कि पूरा देश ये मांग कर रहा है। और बड़ी खबर, केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले इंडिया गठबंधन की वजह से बदला जा रहा देश का नाम। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से डरकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति के आधिकारिक भोज में प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का प्रयोग किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने कहा कि कई सारी पार्टियों का नाम इंडिया है, अगर कुछ पार्टियों का नाम बदल जाता है तो क्या ये लोग देश का नाम बदल देंगे। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों का है, कल अगर इंडिया गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत रख लेता है तो क्या ये भारत का नाम बीजेपी रखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये क्या मजाक है, ये देश है, इसका नाम महज इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन बन गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना देश के साथ गद्दारी है, ये इंडिया गठबंधन से बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने शिगुफा छोड़ दिया कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, अब हर 6 महीने में जनता को शक्ल दिखाएंगे, फिर 5 साल में जनता को शक्ल दिखाएंगे। ऐसे में ये लोग गैस सिलेंडर के दाम 5000 रुपए कर देंगे। और बड़ी खबर, अब यूपीआई से होगा डिजिटल रुपए का लेन देना। एसबीआई ने शुरू की बड़ी सुविधा। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपने ग्राहकों को यूपीआई के जरिए डिजिटल करेंसी पेमेंट की सुविधा दे दी है। एसबीआई ने इसके लिए यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन सेवा की शुरुआत की है। इसे यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी नाम दिया गया है। इस पहल के साथ ही अब करोड़ों लोग सीधे यूपीआई के माध्यम से डिजिटल रुपए का लेन देन कर पाएंगे। भारत के सबसे बड़े बैंक की इस नई सेवा से डिजिटल रुपए का इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। स्टेट बैंक ने आज इस सेवा की शुरुआत करते हुए कहा कि रूपी बाई एसबीआई एप्लीकेशन से यह सुविधा एसबीआई सीबीडीसी यूजर्स को तेज और सुरक्षित लेन देन के लिए किसी भी व्यापारी के यूपीआई क्यूआर कोड को आसानी से स्कैन करने में सक्षम बनाएगी। आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक इस सेवा को पहले ही शुरू कर चुके हैं।
और ये बड़ी खबर, ग्राहकों को मिलेगी बड़ी राहत, त्योहारी सीजन में नहीं बढ़ेंगी खाद्य तेल की कीमतें। दरअसल त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है। एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि इंटरनेशनल सप्लाई अच्छी है, जबकि देश में सोयाबीन की कम फसल बारिश के कारण तनाव में है। फिर भी कंपनियों का दावा है कि खाद्य तेल कंपनियों की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। हालांकि त्योहारी सीजन के बाद खाद्य तेल की कीमतें इस साल दिसंबर से लेकर अगले साल अप्रैल मास तक बढ़ सकती हैं। इसका असर तेल उत्पादक देशों में देखने को मिल सकता है, जहां पर उत्पादन में गिरावट आने की आशंका है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि तेल के दाम स्थिर रहेंगे। और बड़ी खबर, फिर से किसान आंदोलन की तैयारी, 8 सूत्रीय मांगों पर महापंचायत, 3 राज्यों के किसान होंगे एकजुट। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन मांगों को लेकर 13 महीने के आसपास चला था। सरकार ने किसानों की 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग को तो मान लिया, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग के साथ साथ कई मांगे सरकार ने लंबित रख दी। वहीं जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे किसानों की कई मांगे जुड़ती चली गईं, जिसको लेकर एक बार फिर किसान सरकार के खिलाफ हुंकार भरने के लिए 10 सितंबर को गोहाना की नई अनाज मंडी में एक महापंचायत करने जा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ हुंकार भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बार किसानों को एकजुट करने की जिम्मेदारी युवा किसानों को सौंप दी गई है। और ये बड़ी खबर, रिजर्व बैंक ने दे दी शानदार सुविधा, आप प्री अप्रूव्ड लोन और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट। दरअसल देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे जुड़ी सुविधाओं में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब इसी दायरे में एक और नई सुविधा जुड़ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि यूपीआई सिस्टम में आपसे प्री अप्रूव्ड लोन और क्रेडिट कार्ड को शामिल कर लिया गया है। अभी तक यूपीआई सिस्टम के जरिए सिर्फ जमा रकम का ही लेन देन किया जा सकता था, लेकिन अब प्री अप्रूव्ड लोन और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी यूपीआई ट्रांजैक्शन को मंजूरी मिल गई है। बैंकों में पहले से मंजूर कर्ज की सुविधा से यूपीआई ट्रांसफर को मंजूरी दे दी गई है और अब से कस्टमर्स प्री अप्रूव्ड लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से यूपीआई कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर, चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल में हो सकती है इंडिया गठबंधन की अगली बैठक, साझा रैली की भी बड़ी तैयारी। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो सकती है। बैठक विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं की पहली संयुक्त जनसभा के साथ हो सकती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में मुंबई में संपन्न हुई महागठबंधन की बैठक में अगली मीटिंग के आयोजन के विकल्प पर चर्चा हुई। भोपाल में बैठक करने को लेकर व्यापक सहमति बनी है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन एनडीए से मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है। ऐसे में मुंबई में बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने संकल्प लिया है कि वे लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए जहां तक संभव होगा वहां तक मिलकर लड़ेंगे और बहुत जल्द सीटों का तालमेल करेंगे। अब चुनाव नजदीक आने पर गठबंधन अलग अलग जगहों पर एनडीए के खिलाफ संयुक्त रैलियां आयोजित करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल महागठबंधन की अगली बैठक भोपाल में होने की संभावना है। और ये बड़ी खबर, 13 सितंबर को होगी इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की पहली बैठक। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर होगा मंथन। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होगी। 1 सितंबर को मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में समन्वय समिति की घोषणा की गई थी। विपक्षी गठबंधन ने चुनावी रणनीति और जनता तक पहुंच बनाने के लिए 5 अलग अलग समितियां बनाई हैं। इनमें समन्वय समिति और चुनाव प्रचार समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होने जा रही है। और ये बड़ी खबर, G20 समिट की वजह से 8 से लेकर 11 सितंबर तक 161 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। दरअसल G20 समिट की वजह से 8 से 11 सितंबर तक 161 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी है। प्रभावित होने वाली ट्रेनों में कई निरस्त रहेंगी तो कई ट्रेनों का रास्ता बदला रहेगा, यानी ये ट्रेनें डाइवर्ट होकर जाएंगी तो वहीं कुछ ट्रेनें दूसरे स्टेशनों से चलेंगी और कुछ दूसरे स्टेशनों पर आकर खत्म होंगी। रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार G20 मीटिंग के दौरान और बाद में भी कुल 161 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ट्रेनों पर असर 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा और 11 सितंबर तक यानी 4 दिन तक चलेगा। सबसे ज्यादा ट्रेनें प्रभावित 10 सितंबर को और सबसे कम 8 सितंबर को रहेंगी। प्रभावित ट्रेनों में ज्यादातर EMU, पैसेंजर और स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं।
बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारे पर मचा हंगामा। कांग्रेस नेता बोले, कांग्रेस के अलावा कोई नारा नहीं चलेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारे पर हंगामा हो गया। जयपुर में कांग्रेस की बैठक में भारत माता की जय के नारे लगाने पर बवाल हो गया। आरोप है कि पार्टी ऑब्जर्वर और कांग्रेस विधायक आराधना तिवारी ने कार्यकर्ताओं को टोका और कहा कि कार्यकर्ता सिर्फ कांग्रेस जिंदाबाद के ही नारे लगा सकते हैं और कोई नारा नहीं चलेगा। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब जयपुर में कांग्रेस के जिला दफ्तर में आदर्श नगर कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की बैठक चल रही थी। उधर कांग्रेस विधायक के भारत माता की जय के नारे लगाने से रोकने पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे ने एक बार फिर सनातन धर्म के खिलाफ उगला जहर। बोले, सनातन धर्म ने महिलाओं को बनाया गुलाम। दरअसल तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जब से सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया तब से वो भाजपा समेत तमाम हिंदू धर्मगुरुओं के निशाने पर हैं। देश के अलग अलग इलाकों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग उनके नाम के पुतले भी फूंक रहे हैं। लेकिन इतना विवाद बढ़ने के बाद भी उदयनिधि ने मानो कसम खा ली है कि वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे। इस बीच उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने आस्था में कुछ प्रथाओं को उन्मूलन करने की बात कही थी और वो उनके खिलाफ आवाज उठाना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ हिंदू आस्था के बारे में नहीं बल्कि उन सभी लोगों के बारे में बात की जो ऐसा करते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ जातिगत भेदभाव की निंदा की है। आगे उन्होंने कहा कि मैं बार बार उस मुद्दे पर बात करूंगा जो मैंने शनिवार को कार्यक्रम में बोला था। मैं और भी बोलूंगा। मैंने उस दिन ही कहा था कि मैं उस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो कई लोगों को परेशान करने वाला है और वही हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने सनातन धर्म पर एक बार फिर से जहर उगला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने महिलाओं को गुलाम बनाया है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी को आज राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या के कमिश्नर और डीएम भी दिल्ली रवाना। दरअसल श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज है। मंगलवार को दिल्ली में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए की गई तैयारी और विकास परियोजनाओं की समीक्षा होगी। इसमें शामिल होने के लिए अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाला व डीएम नीतीश कुमार भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि कमिश्नर ने सोमवार को अफसरों की बड़ी बैठक की। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली की बैठक अहम मानी जा रही है। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देंगे। श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 15 से 24 जनवरी 2024 के बीच में प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी जानकारी पीएमओ को पहले ही दे दी है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को हाथों हाथ निमंत्रण देने की योजना है। ऐसी भी संभावना है कि मंगलवार की समीक्षा बैठक के बाद प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आ सकती है। साथ ही अफसरों को नए निर्देश भी मिल सकते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।